नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेतृत्व से लेकर तमाम तरह के संगठनों में घिरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल शाम 4 बजे बुलाई गई है। इस बीच कांग्रेस से असंतुष्ट G23 के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ घेरेबंदी भी तेज कर दी है। आमतौर पर किसी राज्य में चुनाव नतीजे आने के फौरन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, जिसमें पार्टी अपनी समीक्षा करती है। लेकिन अभी तक CWC की किसी भी बैठक में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल नहीं उठा है। हालांकि इस बैठक के ठीक पहले शुक्रवार को G23 गुट के नेता दिल्ली में मिले। इन नेताओं की मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस नेताओं का नजरिया बेहद आक्रामक था। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने इस बात को साफ किया कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। बैठक में मौजूद नेता इस बात पर सहमत हुए कि पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है और अगर बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये और ज्यादा सिकुड़ जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MLC CM इब्राहिम ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो JDS में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफा देने के साथ इब्राहिम ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक नेताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की नाराजगी सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का कहना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के कारण गठबंधन को नुकसान हुआ है। केशव देव मौर्य ने ABP न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया और महान दल के कैडर का इस्तेमाल कम हो पाया, क्योंकि यह समझा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से वोट मिल जाएंगे। केशव देव मौर्य ने यह बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कही। केशव देव मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हैं, जबकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य BJP में है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में भेजने के पीछे BJP की भी कोई रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता कभी भाजपा में और कभी दूसरे दलों में चले जाते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली, जिसके बाद अब सहयोगियों के सुर बदल गए हैं। मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो पहले चरण में ही समझ गए थे कि गठबंधन हारने वाला है। ABP न्यूज से बात करते हुए राजभर ने कहा कि पहले फेज के मतदान के बाद ही जनता का मूड समझ आ गया था, लेकिन चूंकि चुनाव हो रहा था इसलिए बयानों से BJP पर हमलावर रहे। उत्तर प्रदेश में BJP और सपा की जीत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सहयोगी दलों पर भी थी। BJP ने जहां निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। चुनाव नतीजे बताते हैं कि BJP के सहयोगी दलों का प्रदर्शन सपा के सहयोगी दलों से कहीं बेहतर रहा। सपा के 4 सहयोगी दलों ने 57 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 14 पर जीत हासिल की और इस तरह उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 24.56% रहा। जबकि दूसरी ओर BJP के 2 सहयोगी दलों ने 27 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की और उनका स्ट्राइक रेट 66.66% रहा। PF की ब्याज दर घटाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के 84% लोगों की आमदनी घट चुकी है। क्या चुनावी जीत के आधार पर करोड़ों कर्मचारियों की बचत पर धावा बोलना सही है? सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि EPFO ने PF जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती करते हुए इसे 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या यही भाजपा की जीत का रिटर्न गिफ्ट है? बता दें, सरकार ने अब PF की ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। पहले ये 8.5% था, जो अब न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार 8.1% कर दिया गया है। ये दर पिछले करीब 4 दशकों यानी 40 सालों में सबसे कम है। यूपी चुनाव 2022 में BJP की जीत के आधार में व्यापक सामाजिक गठबंधन ने बड़ी भूमिका निभाई। उसने 2014 के बाद जिस तरह इस आधार को तैयार किया, वो 2022 में भी यूपी चुनाव में बरकरार दिखा। यूपी चुनाव में यह भी प्रचार ज्यादा था कि इस बार ब्राह्मण और जाट BJP से नाराज हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने लोकनीति CSDS का चुनाव के बाद का सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार 7% ब्राह्मणों ने पिछले चुनाव के मुकाबले BJP को ज्यादा वोट दिया। 2017 में 83% ब्राह्मणों ने BJP को वोट दिया था। इस बार 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया है।
हैरानी की बात यह है कि 2017 में 7% ब्राह्मणों ने सपा को वोट दिया था, तो इस बार 6% ही ब्राह्मणों ने वोट दिया। बीएसपी को तमाम सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद भी 2017 में ब्राह्मणों के 2% वोट मिले थे, लेकिन इस बार किसी भी ब्राह्मण ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2017 में भी उसे 1% ब्राह्मणों ने वोट दिया था और इस बार भी वही आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में किसान आंदोलन के कारण ये नैरेटिव काफी चला कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन सीएसडीएस का सर्वे कुछ और कहता है। बीजेपी को 2017 में जहां जाटों का 38% वोट मिला था, तो 2022 में उसे 54% वोट मिला है। सपा रालोद गठबंधन को 2022 में जाटों का महज 33% वोट मिला है, जबकि 2017 में सपा को 57% वोट मिला था। लेकिन बीएसपी ने आशा के विपरीत करीब 12% वोट प्राप्त किया, जो पिछली बार 3% से 9% ज्यादा है। बीजेपी की 2022 की जीत में ओबीसी, अन्य ओबीसी और दलित वोटों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपे लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव के बाद के सर्वे में पता चला है कि इस वर्ग के मतदाताओं ने बीएसपी को जड़ से साफ कर दिया और वो बीजेपी की तरफ चली गई। आंकड़ों की माने तो 2022 में 21% जाटव ने बीजेपी को चुना है, जबकि 2017 में बीजेपी को 8% ने ही चुना था। जबकि 2017 में 87% जाटव वोट पाने वाली बीएसपी को 2022 में 65% वोट मिलने के बावजूद वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। सपा को सिर्फ 9% ही जाटव मिल सके। दलितों की अन्य जातियों ने भी बीजेपी को भरपूर वोट दिया। 2017 में बीजेपी को अन्य दलित जातियों का 32% वोट मिला था, तो इस बार वो बढ़कर 41% हो गया। बीएसपी इस बार सिमटकर 27% पर रह गई है, हालांकि 2017 में उसे 44% वोट मिले थे। अन्य ओबीसी जातियों ने भी इस बार बीजेपी गठबंधन को भरपूर वोट दिया। इस बार उसे 66% वोट मिले हैं। इनमें से बहुत सारा वोट बीएसपी से खसक कर बीजेपी में चला गया है। अन्य ओबीसी जातियों का बीएसपी को महज 4% वोट मिला। लोकनीति सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि कुर्मी, कोयरी और मौर्य जातियों ने भी बीजेपी की जीत में खास भूमिका निभाई। 2017 में 63% कुर्मी वोट पाने वाली बीजेपी को इस बार 66% कुर्मी मतदाताओं ने वोट दिया। ये बढ़ोतरी बीएसपी से शिफ्ट हुए कुर्मी मतदाताओं की है। 2017 में जिन 56% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, 2022 में यानी कि इस चुनाव में उसी वर्ग के 64% मतदाताओं ने बीजेपी की झोली भर दी। इसी वर्ग के मतदाताओं ने 2017 में बीएसपी को 22% वोट दिया था, लेकिन इस बार इस वर्ग से महज 4% वोट ही मिल पाया। इस तरह इस वर्ग का वोट भी काफी तादाद में बीजेपी और कुछ सपा की तरफ चला गया। बीजेपी का वैश्य और अन्य उच्च जातियों का वोट बैंक अपनी जगह कायम है या फिर वो लगातार बढ़ रहा है। सीएसडीएस के मुताबिक 2017 में 71% वैश्यों ने बीजेपी को चुना था, इस बार 83% वैश्य ने उसे वोट दिया है। इसी तरह अन्य अपर कास्ट का जहां 2017 में 70% वोट बीजेपी को मिला, जबकि 2022 में यानी इस चुनाव में 78% वोट मिला। वहीं 2017 में उसे 70% राजपूतों ने वोट दिया था, लेकिन इस बार इसमें 17% का इजाफा होकर यह 87% पर जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिस यादव मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ की बात कही जाती थी, दरअसल वो इस बार खुलकर सामने आया। इस गठजोड़ की पहली पसंद सपा फिर से बन गई। 2017 में सपा को 68% यादव वोट मिले थे, लेकिन 2022 में उसे 83% वोट मिले। बीजेपी ने भी 2% में इजाफा किया। 2017 में बीजेपी को 10%, तो 2022 में यानी इस चुनाव में उसे 12% यादव वोट मिले। बीएसपी और कांग्रेस इस मामले में कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। 2017 में मुसलमानों का 46% वोट पाने वाली सपा को 2022 में 79% वोट मिले हैं। हालांकि बीजेपी ने 2017 में जहां 6% मुस्लिम वोट प्राप्त किए थे, इस बार उसे 8% मुस्लिम वोट मिले हैं। वहीं पर बीएसपी और कांग्रेस के ग्राफ में बेहद कमी आई, उस कमी का उल्लेख बेकार है। रूस के द्वारा यूक्रेन के तमाम शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सेनाओं का काफिला लगातार राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रूस के द्वारा की जा रही बमबारी में अब तक कई आम नागरिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा है कि रूस के सैन्य बलों ने मारियोपोल शहर की एक मस्जिद पर बमबारी की, जिसमें 80 लोगों ने शरण ली हुई थी। मारियोपोल शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें जबरदस्त जवाब दे रही है।
यूक्रेन की सरकार ने कहा कि मारियुपोल में अब तक 1300 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।